छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के 9वें दिन बेरोजगार युवाओं के आंकड़े और बेरोजगारों के भत्ते पर जमकर हंगामा देखने को मिला। दरअसल गुरुवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के विधायक अजय चंद्राकर ने बेरोजगार युवाओं के आंकड़ों पर विभागीय मंत्री से सवाल किया। अजय चंद्राकर ने CMIE की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि प्रदेश में 18,78,000 से ज्यादा बेरोजगार पंजीकृत हैं, जबकि CMIE के आंकड़ों को शासकीय मान्यता ही नहीं है। अजय चंद्राकर ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब संस्था को मान्यता ही नहीं है तो उस संस्था के आंकड़ों पर विज्ञापन क्यों दिया गया। इतना ही नहीं, अजय चंद्राकर ने आरोप लगाया कि CMIE को 2 करोड़ का विज्ञापन भी दिया गया। भाजपा विधायक के सवाल पर पक्ष विपक्ष में जमकर नोक-झोंक भी हुई। मामला वॉकआउट तक पहुंच गया। भाजपा विधायकों ने CMIE की रिपोर्ट को प्रायोजित तक करार दिया। छत्तीसगढ़ सरकार बेरोजगार कौन है ये परिभाषा तय नहीं कर पाई है। आज के प्रश्नों के उत्तर में दिया है बोल रहे हैं, लेकिन जब तक नियम वो पटल में नहीं रखते, नियम राज्य पत्र में प्रकाशित नहीं होता, तब तक वो माना नहीं जाता। घुमा फिरा के बोल रहे हैं कि साहब जो रोजगार चाहते हैं उसका पंजीयन कर रहे हैं। दिल्ली की संस्था को कहां से पकड़ लिया है, मुंबई की, वो स्वीकार कर रहे हैं कि उसकी आंकड़े मान्यता प्राप्त नहीं है, तो भी उसका रेफरेंस देते हैं बार बार। तो ये छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ छल करना बंद करें, नौजवानों के साथ न्याय करें। भूतलक्षी प्रभाव से उनको 2,500 रुपया महीना ये सरकार दे। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों के आंकड़े बताने वाली संस्था पर सवाल खड़े हुए। सवालों के जवाब में विभागीय मंत्री उमेश पटेल ने सदन में जानकारी दी। रोजगार कार्यालयों में 7 फरवरी 2023 तक की अवधि में 18,78,126 बेरोजगार पंजीकृत हैं। CMIE बेरोजगारी का प्रतिशत बताती है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.5% है। अभी बेरोजगारों की संख्या बताना संभव नहीं है। बेरोजगारी भत्ता देने के लिए 5 बिंदुओं पर सरकार फॉर्म भरवाएगी। विभागीय मंत्री के जवाब के बाद भी सदन गर्माते हुए दिखा। विपक्ष के हंगामे को विधानसभा अध्यक्ष ने संभाला। नहीं, देखिए, 2 अलग अलग चीजें हैं। दोनों अलग अलग चीजों को मिक्स मत करिए। एक पंजीकृत बेरोजगार है, उनकी संख्या है, और एक जो बेरोजगारी का आंकड़ा है, दर है, वो अलग है। वो एक कंपनी जारी करती है। पहले केंद्र सरकार, जब पहले की जितनी भी सरकारें रही हैं, वो सरकारी आंकड़ा प्रस्तुत करती थी हर प्रदेश का और ओवरऑल पूरे देश का। लेकिन हुआ क्या कि जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, तब से उन्होंने ये आंकड़ा देना बंद कर दिया, और उस कारण से अब कोई सरकारी आंकड़ा है नहीं। सरकारी आंकड़ा है नहीं, इसलिए एक प्राइवेट कंपनी है जो ये आंकड़ा प्रस्तुत करती है, CMEI, और वो प्रस्तुत करती है, और उसके आंकड़े को हमने प्रदर्शित किया। विपक्ष का ये कहना है कि वो सरकारी नहीं है, तो आपने कैसे प्रस्तुत किया, जबकि सरकारी आंकड़ा कहीं प्रस्तुत नहीं हो रहा है पिछले 8 साल से। तो ये केंद्र सरकार ने ये बंद कर दिया है, और हमारी तो मांग है कि अगर वो प्रस्तुत करे तो हमको भी सही आंकड़ा पता चलेगा। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के मामले में उस समय हंगामा हुआ है जब सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया है। विपक्ष बेरोजगारी की परिभाषा पूछ रहा है, तो वहीं बेरोजगार युवाओं के आंकड़े बताने वाली संस्था CMIE पर सवाल किया गया है। ऐसे में सवाल ये भी है कि बेरोजगारों को भत्ता किस आधार पर मिलेगा, क्योंकि विपक्ष ने CMIE की मान्यता को ही कटघरे में ला दिया है। ऊपर से चुनाव सिर पर है, तो क्या माना जाए कि विपक्ष के हाथ एक और मुद्दा लग गया है। IND 24 के लिए रायपुर से कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे बेरोजगारी पर सियासत भारी। चर्चा शुरू करें उसके पहले एक नजर डालते हैं गुहार पॉइंट्स पर। बीजेपी ने CMIE की रिपोर्ट पर क्यों उठाए सवाल? CMIE की रिपोर्ट पर किससे नहीं विश्वास? प्रदेश में क्या है बेरोजगारों का आंकड़ा?
और चौथा और अंतिम बिंदु है आंकड़ों के जरिए विपक्ष के हाथ लगा एक और मुद्दा। तो चुनावी साल है और मुद्दे पर मुद्दे विधानसभा में प्रतिपक्ष प्रस्तुत कर रहा है और उसमें सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इस पूरे मामले में इसलिए भी चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि युवाओं के वोट सरकार की का भविष्य तय करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी, मैं उनका परिचय करा दूं। कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह जी, भाजपा के प्रवक्ता अशोक बजाज जी और राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक गुजारिश है सब बीजेपी और कांग्रेस के साथियों से कि ये विधानसभा नहीं है, इसलिए आपस में सीधी बहस करने के बजाय जो एक दूसरे के सवाल होंगे उस पर उत्तर देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ना तो ये सदन है और ना आप विधायक है और ना मैं आसंदी पर बैठा हुआ आदमी हूँ। तो हमारी अपनी मर्यादा है। मेरा दोनों साथियों से आग्रह है कि जो मुद्दे हैं उस पर फोकस करें और मर्यादित भाषा में उत्तर दें और सवाल जवाबों को सुने। चर्चा की शुरुआत लखन चौधरी जी आपसे इसलिए क्योंकि आप थर्ड एम्पायर हैं। ये सारा मसला विधानसभा में चुनावी साल में सबसे सरगर्म विधानसभा हो रही, जिन जिन राज्यों में चुनावी साल है, कई जगह हाउस नहीं चल रहे हैं, हंगामा हो रहा है और जनता के पैरोकार बन के उभर रहे हैं सदन में विपक्ष के लोग भी और सरकार भी। तो जो आज की घटना है जिस पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं कि जिस संस्था के आधार पर सरकार बात कर रही है, विपक्ष ने उस संस्था को ही गैर वाजिब घोषित कर दिया है। तो ये कितना विधि सम्मत है, कितना व्यवहारिक है, आपसे जानना चाहेंगे। और जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है उसमें आम जनता क्या सोच रही है, सत्ता और प्रतिपक्ष दोनों की भूमिका के बारे में। लखन जी, पहले आपकी राय और फिर मैं आऊंगा भाजपा और कांग्रेस के साथियों की तरफ। जी राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो देखिए, बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दे को उठाने के लिए और युवाओं की बात को रखने के लिए आपके चैनल को जो है मैं आपके माध्यम से बधाई देता हूं कि आज जो है जिस तरह से बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनी हुई है, तो उस मुद्दे पर आप लोग संवेदनशीलता के साथ जो है चर्चा कर रहे हैं। देखिए, आज जिस तरह से चर्चा हुई है, देखिए भाई, CMIE जो संस्था है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो विश्वसनीयता है, उस पर तो मुझे लगता है कि सवाल इसलिए भी नहीं उठाना चाहिए क्योंकि ये संस्था कोई आजकल की बनी हुई है नहीं। देखिए, ये संस्था भले ही एक निजी संस्था है और पेशेवर तरीके से जो है अपना काम करती है, डेटा कलेक्शन काम करती है और जो है पूरे देश में ही नहीं बल्कि राघवेंद्र जी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस संस्था की क्रेडिबिलिटी है और बहुत ही जो है सम्माननीय और माननीय संस्था है। 1976 से ये संस्था काम कर रही है, 47 साल हो चुके हैं और ये केवल जो है बेरोजगारी की नहीं बल्कि GDP, महंगाई, आयात निर्यात, तमाम जो आर्थिक मुद्दे होते हैं, व्यवसायिक जो मुद्दे होते हैं, व्यापार बिजनेस के जो मुद्दे होते हैं, इन सभी चीजों पर यह संस्था जो है रिपोर्ट तैयार करती है और रोज ये जो है आंकड़े तैयार करती है और उसी के आधार पर ये जो बेरोजगारी के आंकड़े जो है जारी होती है। तो मुझे लगता है कि पहली बात तो संस्था की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल उठाने के बजाय भाजपा का ये हक है, उसका अधिकार है कि सियासत करे। देखिए, कोई भी नीतियों पर सियासत करना निश्चित रूप से विपक्ष का या सत्ता पक्ष का उनका अधिकार है और इस पर होना भी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। उन जो नियम कानून जो बनते हैं, जो नीतियां बनती हैं, योजनाएं कार्यक्रम बनते हैं, उस पर खुलकर विरोध होना चाहिए और उस पर जो है तभी तो सुधार होगा, रिफॉर्म्स तभी होगा। भाई, यदि इस नीति में बेरोजगारी भत्ता देने संबंधी जो भूपेश बघेल सरकार की जो नीति है, उस नीति में यदि कोई कमियां है, कोई खामियां है, तो उसको उजागर करें, उसको लेकर बिल्कुल डिबेट करें, इस पर होना चाहिए। और कुछ पॉइंट जो छूट गए होंगे उसमें उसको भी जोड़ने के लिए दबाव बनाए सरकार के ऊपर, तो इससे जो बेरोजगारों की जो संख्या है वो बढ़ेगी और अधिक से अधिक युवाओं को इसका लाभ होगा। तो मेरा ये कहना है कि संस्था के जो है क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाने की बजाय नीतियों की कमियों खामियों पर सियासत होनी चाहिए, जो कि हमारा लोकतंत्र में होना चाहिए। एक और चीज मैं कह दूं कि कल ही 15 मार्च को जो इसकी अभी नई रिपोर्ट जारी हुई है उसमें जो है छत्तीसगढ़ में 0.8% की जो बेरोजगारी दर आई है और पूरे देश में सबसे न्यूनतम स्तर पर है।
एक चीज और राघवेंद्र जी मार्के की बात है कि केवल छत्तीसगढ़ नहीं, इसी संस्था ने मध्य प्रदेश को भी 2-3 महीने पहले सबसे न्यूनतम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर दिया था। मतलब 1% से कम बेरोजगारी दर आपके मध्य प्रदेश में भी थी। भाजपा शासित कई राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, वहां भी लखन जी, न्यूनतम बेरोजगारी दरें हैं। लखन तो जी, संस्था की लखन जी, विश्वसनीयता की जब हम बात करेंगे तो फिर लखन भाजपा जी, शासित राज्यों में जो न्यूनतम बेरोजगारी दर है उस पर भी सवाल उठेंगे। लखन तो चौधरी इसलिए जी, मुझे लगता है कि दरअसल सवाल मेरा जो मानना ये है दूसरे कि मुद्दों पर उठाए मेरा कहना है जाने कि चाहिए। आपने कहा कि आपके मध्य प्रदेश, आप उसे सुधार लें अपने मध्य प्रदेश। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमारे मध्य प्रदेश जो मैं खुद उसका हिस्सा था, जी बिल्कुल जी, मैं इसलिए उसको इसलिए मैंने, सुधारता हूँ। जी तो मध्य प्रदेश में भी अभी भी देखिए, अभी जो कल की रिपोर्ट आई है उसमें भी हमारे मध्य प्रदेश में केवल 2% है बेरोजगारी दर। बिल्कुल, तो 1% से थोड़ी सी कम है, 0.8% छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में 2% है, तो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो इसका मतलब है कि संस्था की जो आंकड़े हैं वो आंकड़े जैसे आपके गुजरात में 2.5 है, उत्तर प्रदेश में 4 है, कर्नाटक में 2.5 है, उड़ीसा में 2.1 है, उत्तराखंड में 2.3 है। तो सारी जगह भाजपा शासित राज्य हैं, उड़ीसा को छोड़ दें। तो स्थिति जो है लगभग, और कई ऐसे राज्य हैं, हरियाणा में 29% है, राजस्थान में 28% है, झारखंड में 17% है, बिहार में 13% है। रोज जो है ये संस्था आंकड़े एकत्रित करती है। बिल्कुल, तो इसलिए मुझे लगता है कि संस्था पर सवाल उठाने की बजाय हमको इन नीतियों की कमियों खामियों पर सवाल उठाना चाहिए। बिल्कुल लखन जी, दरअसल आपने बहुत सदी हुई शुरुआत की है इस पूरी चर्चा की, और मुझे लगता है कि हमारे साथी भी इस पर बहुत सदा हुआ बोलेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर आप सबसे शेयर करना चाहता हूं, अब तो एक परंपरा सी हो गई है संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करने की, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे हम तो ये कहते हैं कि न्यायपालिका कार्यपालिका के साथ साथ मीडिया पर भी सवाल खड़े करने का एक फैशन शुरू हो गया है कि जब चर्चा शुरू हो रही हो तो सीधा एंकर पर अटैक कर दीजिए कि आप तो कांग्रेस के पक्ष में हैं, आप तो भाजपा के पक्ष में हैं। तो लखन जी, ये दरअसल पॉलिटिकल पार्टीज का एक फैशन हो गया है। तो आज की चर्चा में इस फैशन को थोड़ा सा किनारे रखकर हम बात करेंगे। जैसा धनंजय जी, लखन चौधरी जी ने चीज़ों को बड़े विस्तार से और बहुत सदैव शब्दों में कहा है कि सवाल बीजेपी कांग्रेस शासित राज्यों का नहीं है। किसी संस्था पर आप शक मत करिए, अगर राजनीति करनी है तो राजनीति करने का बहाना लीजिए जन कल्याण करने की वजह। अगर आपको आंकड़े कम लगते हैं तो आंकड़े बढ़वा दीजिए, अगर किसी को पैसा नहीं मिल रहा बेरोजगारी भत्ता तो उसकी आप बात करिए। तो आप चूंकि सरकार का हिस्सा हैं, तो धनंजय जी, क्या जो प्रतिपक्ष आप पर आक्रमण कर रहा है उसमें आपको लगता है कि कुछ सुधार करना चाहिए, या सरकार ने जो कह दिया है वही अंतिम है, या कोई गुंजाइश है सुधार की? आपकी राय धनंजय जी। देखिए राघवन जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार में जो नीतियां बनती है, अगर उस नीतियां में कोई त्रुटि होती है उस सुधार के लिए हम हमेशा स्वागत करते हैं, विपक्ष का भी और उस योजना के जो हितग्राही हैं उसका भी। सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से यहाँ पे मुद्दाविहीन हो चुकी है, मैं समझता हूँ उनके पास 2023 में चुनाव में जाने के लिए मुद्दा नहीं बचा है, और उन विषयों पर लेकर सवाल उठा रही जो चीजें उनके सरकार के दौरान थी। जैसे हमने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही है, तो बेरोजगारी भत्ता देने की हमने स्पष्ट नीति बना दी है। अगर उस नीति में कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, उस पर भाजपा को राय देनी चाहिए। लेकिन भाजपा क्या करे कि सीएमआई एक निजी संस्था है और उसके आंकड़े पर भरोसा मत करिए। तो भाई सीएमआई निजी संस्था आज तो नहीं हुई है। रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो सीएमआई के ही आंकड़े उस दौरान भी होते थे। 2018 में सीएमआई ने दिसंबर में एक आंकड़ा जारी किया था रमन सरकार के दौरान कि 22% बेरोजगारी भत्ता है। उसके बाद हमारी सरकार बनी, छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यूपी और स्वयं भारत सरकार के जो बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं और बेरोजगारी की जो स्थिति देश में है वो सीएमआई ही प्रेजेंट कर रही है। क्योंकि मोदी जी की सरकार बनने के बाद जो धोखा मोदी सरकार ने देश के युवाओं के साथ किया है, जो 2 करोड़ रोजगार प्रतिबंध देने का बात था, 2 करोड़ रोजगार देना दूर की बात है, और बेरोजगारी की संख्या बढ़ गई है। बेरोजगारी के मामले में देश 45 साल वाले हालात में चली गई है। तो बेरोजगारी बताने वाला जो सरकारी वेबसाइट था जिसको एनएसएस वो करते हैं, वो तो 9 साल से बंद पड़ा हुआ है। तो बेरोजगारी का आकलन आप कैसे करेंगे? आप निजी संस्था पर अगर भरोसा नहीं करते हैं, दूसरी ओर भाजपा की केंद्र सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है।
सरकारी कंपनियों को निजी कर रही है। दूसरी ओर प्रदेश में भाजपा के नेता कार्यकर्ता इस संस्था के निजी होने को लेकर विरोध कर रहे हैं। मतलब इनके पास एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए ना। हम मानते हैं कि बेरोजगारी भत्ता हमारी सरकार दे रही है, और प्रदेश के जो बेरोजगार युवा है जो 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में है, जिन्होंने 12वीं की पढ़ाई की है, जिसके पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है, उसको हम 2 साल का बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। ये हमने वादा भी नहीं किया चुनाव में, ना प्रदेश के हमसे बेरोजगारी भत्ता मांग रहा है। एक सरकार की जो नैतिक जिम्मेदारी होती है मदद करने की और लोगों को रोजगार देने की, उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। इससे भाजपा को पीड़ा हो रही है। आप मुद्दों पे बात करिए। अगर सीएमआई के आंकड़े आप खारिज करते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और स्वयं भारत सरकार के आंकड़ों को खारिज कर देना चाहिए। बेरोजगारी का आकलन कैसे करेंगे? कोई इसका रास्ता तो होना चाहिए ना। निजी संस्था की आप मानना नहीं चाहते। हम सीएमआई के आंकड़े पर 2018 के आंकड़े में भरोसा कर रहे थे और आज भी उसी आंकड़े में भरोसा कर रहे हैं और एक आधार बनकर हम काम इस पर कर रहे हैं। ठीक है धनंजय जी। बजाज साहब, आखिर सरकार करे तो क्या करे? आप केंद्र सरकार कोई आंकड़े जारी नहीं कर रही है। निजी संस्था की आप बात करते हैं तो वो तो वर्षों से काम कर रही है और सब जगह वो मान्य हो रहा है। मध्य प्रदेश शामिल है उसमें, हरियाणा शामिल है उसमें, उड़ीसा शामिल है उसमें, झारखंड शामिल है। तो आखिर कोई पॉलिटिकल इश्यू उठाने के पीछे उसकी वजनदारी तो होनी चाहिए ना। अगर कोई आंकड़ा नहीं है तो जो निजी संस्था का आंकड़ा उसी को मानकर सरकार काम कर रही है तो आप धन्यवाद करना चाहिए और कुछ कमी बेशी तो उसमें ऐड कराना चाहिए, बजाय इसके कि उस पर आरोप लगाएं। मुझे लगता है कि इस पर आपकी जो छवि है वो आम जनता के बीच में सुधरेगी या बिगड़ेगी मुझे नहीं पता, लेकिन जो बात धनंजय जी बोल रहे हैं, लखन चौधरी जी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी नहीं किए तो आखिर उसी संस्था पर तो भरोसा करेंगे जो लंबे समय से इस पर काम कर रही है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, बेरोजगारी भत्ता देने का जो वादा था इनका जन घोषणा पत्र में, इसका भी वही हस्त्र हो रहा है जिस तरह से अन्य वादों का हुआ है। जितने भी इन्होंने वादे किए थे, बिजली बिल हाफ, बिजली बिल साफ, बिजली साफ हो गई, बिजली बिल हाफ हुआ नहीं। इन्होंने कहा था कि हम कर्जा माफ करेंगे, केवल अल्पकालीन कर्जे में सिमट गए। इन्होंने कहा था नशा मुक्ति करेंगे छत्तीसगढ़ को, वो नशा मुक्त अभी तक हुआ नहीं है। अभी इनकी समिति ने दौरा शुरू किया है और ऐसे राज्यों में जहां नशा मुक्त के जो आदेश है वो कहीं फेल हो रहा है, तो ऐसे राज्य में से इन्होंने दौरा शुरू किया। केवल खाना पूर्ति हो रही है, वही हस्त्र इसी का हो रहा है। ये बेरोजगारी भत्ता देने की बात कब कर रहे हैं? जब इनका आखिरी 4 महीना बाकी है, इसके बाद तो इनको देना ही नहीं है। तो पिछले जो 4.5 साल से अगर बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बजट में केवल आपने 250 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है और इतने बेरोजगारों को आप बेरोजगारी भत्ता दें क्यों? आपने जो इतने कठिन कंडीशन डाल दिए हैं कि जो पेंशनधारी है, कोई अगर एक परिवार का कोई सदस्य पेंशनधारी है तो उस परिवार के किसी बेरोजगार को, चाहे वो पंजीकृत है, तो उसे बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। कोई नौकरी कर रहा है तो सवाल ही पैदा नहीं होता मिलने का। इस जो नया सर्कुलर इनका जारी हुआ है उस हिसाब से निजी क्षेत्र में भी कोई काम कर रहे हैं तो अगर कोई परिवार का सदस्य काम कर रहा है उसको भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। इतने ऐसे कंडीशन डाल दिए हैं कि इनको अभी तो जारी तो होने दीजिए, राशि कितना जारी करते हैं। ये जो संस्था है, इस संस्था की रिपोर्ट सीएमआई की आप छोड़िए, इनके कितने लोगों के बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत करते हैं, ये आंकड़ा आने दीजिए, समझ में आ जाएगा कि सरकार की नीयत क्या है। वास्तव में ये केवल एक घोषणा हमने और पूरी कर दी, ये कहलाने के लिए इन्होंने केवल ये प्रावधान किया है बजट में, लेकिन वास्तव में कितने बेरोजगार लाभान्वित होते हैं ये आने वाले समय में हमें देखना होगा। कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, कोई अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई इंजीनियर है, कोई अगर आर्किटेक्ट है तो उसके परिवार का कोई सदस्य बेरोजगारी भत्ता पात्र नहीं होगा। तो ये एक प्रकार से बेरोजगारों का माहौल उड़ाने का काम ये छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है और बेरोजगार आज भी ठगा हुआ महसूस कर रहा है। चलिए मैं लखन जी से पूछता हूं। लखन जी, जो बात निकल कर आई है बजाज साहब की पूरी चर्चा में वो ये कि आप जो भत्ता देने की बात कर रहे हैं, हम उस आंकड़े को छोड़ देते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि किसी संस्था के आंकड़ों पर तो आपको एतबार करना पड़ेगा। तो चलिए सीएमआई के आंकड़ों पर एतबार करें, लेकिन 4.5 साल पहले जिस युवा की उम्र 35 के क्रॉस हो गई होगी
वो तो इस भत्ते से बाहर हो गया। आपने वादा किया था जिस साल आप सरकार में आए थे, उस साल जो व्यक्ति 35 साल का हुआ होगा, आज वो 35 के पार है और आपके इस पूरे उसमें वो फिट नहीं बैठता। तो कम से कम जो व्यक्ति आज 39 ईयर्स का हो रहा है, 39 साल का हो रहा है, उसको इस बेरोजगारी भत्ते में शामिल करना चाहिए, क्योंकि आपकी गलती से आप देर से भत्ता देना शुरू कर रहे हैं। एक तो ये बात निकल कर आती है जी। राघवेंद्र जी, बिल्कुल सर, मैं आपकी सवाल बात सुधार से करूंगा। मैं लौटूंगा, आपको समय दूंगा धनंजय जी, आपके पास वक्त आएगा, मैं आ रहा हूं जी। जी, तो 4 साल का बिल्कुल 40 साल तक जो है की उम्र तक वालों को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए, क्योंकि देखिए आज नौकरी जो है सरकारी क्षेत्र में भी लगते लगते 40 साल, 42 साल, 45 साल हो जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। एक और इसमें करेक्शन मुझे लगता है कि राघवेंद्र सर होना चाहिए कि ये जो 2,500 रुपया जो दिया जा रहा है, वो भी मुझे लगता है कि बहुत कम है। कम से कम 3,000 रुपया तो बेरोजगारों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से महंगाई है, हालांकि मैं तो बेरोजगारी भत्ता देने के ही पक्ष में नहीं हूँ, सरकार सबको नौकरी दे, लेकिन ये देखिए ये संभव नहीं है। सैद्धांतिक रूप से हम ये कहें तो ठीक है, लेकिन लखन जी, आप और हम जानते हैं, आप और हम जानते हैं कि चुनावी साल है। लखन जी, आप और हम जानते हैं कि ये चुनावी साल है और इसमें भागते भूत की लंगोटी मिल जाए, यही बहुत है। इससे सरकार ने दो चीजें एक साथ जो है साधने की कोशिश की है। एक तो युवाओं में वोट बैंक जो बढ़ाने के लिए, निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई चुनावी ये मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा, जो घोषणा पत्र को लेकर भाजपा हमेशा हमलावर होती थी कि घोषणा पत्र में आपने बेरोजगारी भत्ता का जिक्र किया था, तो वो भी अब इससे खत्म हो गया। तो ये जो चीजें हैं ये तो रहेंगी ही। ठीक, बिल्कुल। मैं धनंजय जी, आपकी सरकार घोषणा पत्र को पूरा कर रही है आखिरी दौर में, कोई शक नहीं। 5 साल का टाइम था, सारे घोषणा पत्र 5 साल में पूरे करने को आपको समय होना चाहिए। तो ये जो आप मुद्दा लेकर आ रहे हैं, बेशक चुनाव में आपको फायदा पहुंचाएगा, लेकिन जिस युवा की उम्र 4 साल पहले 35 वर्ष की थी, आज वो 35 के पार हो गया, इसलिए उसे भी इसमें शामिल होना चाहिए। इस तरह की बात जरूर सरकार और प्रतिपक्ष की तरफ से आनी चाहिए, ताकि जिसकी उम्र आज 39 साल है, 40 साल है, वो इस भत्ते का हकदार हो। वैसे आप और हम सब जानते हैं कि ये बेकारी के जो भत्ते होते हैं वो सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ाते हैं। वोट तो मिल जाता है, लेकिन सरकार अर्थ के बोझ तले दब जाती है। बहुत संक्षेप में आपकी छोटी सी राय, क्योंकि पहले दौर की बातचीत में भरपूर मौका मिला है आपको बोलने का दोनों साथियों को। अब आप टू दी पॉइंट आधा मिनट में अपनी बात पूरी करें। देखिए राकेश जी, पहले तो आपके उस सवाल को मैं करेक्ट करता हूं जिसका आपने लखन जी से पूछा जी कि घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता था तो 4 साल से क्यों नहीं दिया गया। हमारे घोषणा पत्र में कहीं भी बेरोजगारी भत्ता का उल्लेख नहीं, हमने रोजगार देने की बात की। पहली बात तो ये बात तो क्लियर हो गया कि हमने बेरोजगारी भत्ते का वादा नहीं किया। दूसरी बात, जब हम बेरोजगारी भत्ता देने की बात की है तो ना तो प्रदेश का युवा हमसे बेरोजगारी भत्ता मांग रहा है, ना हमारी पार्टी ने वादा किया था। एक सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निर्वहन कर रहा है जी कि 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के युवा जिसका पंजीयन हुआ है, जो 12वीं पास है, जिसकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है, जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, उसको हम 2500 बेरोजगारी भत्ता देंगे 2 साल तक। इसी बीच में उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, उसको रोजगार देने के लिए काम करेंगे, उनको रोजगार की व्यवस्था करेंगे और उसको एक मजबूत रूप से सक्षम बनाने का काम करेंगे। तो ये आप तो मान के चलिए जो 35 साल का उम्र जो होता है सर्विस के लिए, उसी पीरियड की बात हम कर रहे हैं। उससे पंजीयन 2 साल पहले का होना चाहिए। हमने बेरोजगारी भत्ता का वादा नहीं किया था राघवेंद्र जी, बिल्कुल ठीक है। पत्र में चलिए आपने उसको क्लियर कर दिया। सरकार का पक्ष, संगठन का पक्ष आपने रख दिया, क्योंकि आपका वादा नहीं था, लेकिन आपने नैतिक जिम्मेदारी के नाते सरकार उन बेरोजगारों को भत्ता देने की बात करी जिनको वो नौकरी नहीं दे पाई थी। बजाज जी, कांग्रेस का मत एकदम साफ है। अब आपकी राय, वो तो बेरोजगारी भत्ता देने का उनका कोई वादा नहीं था, लेकिन फिर भी वो दे रहे हैं नैतिक जिम्मेदारी के रूप में। अब आपका इस पर क्या कहना है, बहुत संक्षेप में। अनिरुद्ध राघवेंद्र जी, आप माननीय धनंजय जी को एक बार ये कहे हैं जी कि वो जन घोषणा पत्र को एक बार और पढ़ ले। मेरे पास कॉपी है इनकी, और उसमें उन्होंने किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए भत्ते का प्रावधान रखा है, वो स्पष्ट है। इससे जाए मत।
मेरे पास है, मैं आपको भेज दूंगा चलिए अभी थोड़ी देर इस में। मुद्दे पर मैं मेरे पास है, मैं इस भेज मुद्दे पर दूंगा। अपन बाद में घोषणा पत्र और पर ये बहस कर लेंगे। गुमराह मत करिए दर्शकों को, कम से कम जी। कि आपने नहीं कहा था। नहीं, आपके मैं मुख्यमंत्री जी गलत- कहते हमने एक मैं वादा और पूरा किया। आपको बोलना तो कौन चाहता सा हूँ, वादा था जो कांग्रेस आपने पूरा पार्टी किया? कभी धोखा तो नहीं ये है, देती। ये चलिए। आप हमारे ये आप घोषणा कह रहे हैं पत्र में वादा ही कहीं नहीं किया। बेरोजगारी भत्ते का मुख्यमंत्री जिक्र जी नहीं कहे है। हम एक वादा आप और कहें तो मैं पूरा आपके किया। घर अपने तो ये कांग्रेस पार्टी दोनों का बातों में घोषणा पत्र लेकर आ विरोधाभास जाऊंगा है। बजाज जी। और चलिए, माननीय आप धनंजय आपस में बात नहीं कर जी। आप जन घोषणा पत्र का अध्ययन करिए। ठीक है। और ये जो इस आपको मैं तरह ला से के दे दूंगा, लॉलीपॉप देने तो का क्या काम आप अगर कर रहे घोषणा हैं, पत्र में नहीं लिखा होगा नौजवानों को किसी उलझा चैनल पे दिया आप माफी आपने। मांगे अपने आपने धनंजय जी, नौजवानों को ऐसा धनंजय जी, घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता बजाज जी, 2 साल तक मिलेगा। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए आप। दोनों साथियों से आग्रह, मेरी बात सुन लें। आपने उलझाया है। धनंजय जी, आपकी बात आ गई है कि आपने बात कह दिया, सुन लिया। तो फिर आगे बजाज जी, क्या होगा? बजाज जी, जब आप घोषणा पत्र लेकर आ जाएंगे तब आप कह दीजिए। उन्होंने आपकी बात का खंडन कर दिया, अपनी बात को आगे बढ़ाएं। मैं यही कह रहा हूं कि अगर ये मात्र 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता देंगे, अगर किसी ने कौशल उन्नयन के लिए ऑफर में भाग नहीं लिया, इनकार कर दिया, तो उसको बेरोजगारी भत्ता पात्र नहीं हो। आखिर बेरोजगार की परिभाषा छत्तीसगढ़ की सरकार जारी करे कि बेरोजगार की चलिए, परिभाषा इस क्या है। मुद्दे पर, परिभाषा पर हम दोबारा डिबेट करेंगे। अभी तो मैं या उसके तीनों परिवार मेहमानों का सदस्य धन्यवाद करूंगा। बेरोजगार नहीं है। समय की अगर कमी कोई है। वकील का परिवार लखन जी, सदस्य आपका बहुत साधुवाद। बेरोजगार बजाज जी, नहीं। आपका बहुत धन्यवाद। धनंजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जहां तक छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ते की बात है, भूपेश बघेल की सरकार बेरोजगारों को भत्ता नैतिकता के मुद्दे पर दे रही है। कांग्रेस का यह दावा है कि उन्होंने इस तरह का वादा कभी नहीं किया कि वो बेरोजगारों को भत्ता देंगे। लेकिन अगर राज्य में बेरोजगार है और सरकार उनको नौकरी नहीं दे पा रही है तो वो बेकारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं। भाजपा ने इसको मुद्दा बनाया है कि अगर सरकार को ये करना था तो फिर 4 साल पुराने समय से इसको लागू किया जाए। तो ये एक डिबेट का विषय है। लेकिन अभी तो फ्रंट फुट पर है भूपेश बघेल की सरकार इस पूरे मामले में बेकारी भत्ता देने की घोषणा करके। तो गुहार छत्तीसगढ़ में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।